नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विदिशा मध्य प्रदेश में तहसील विदिशा के ग्राम ठर्र मुंडरा में ग्रामवासी करीब 4 सालों से उठा रहे हैं परेशानियां, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्राम ठर्र मुंडरा के निवासी हो रहे हैं करीब 4 सालों से परेशान रोड के चक्कर में, लेकिन अभी तक रोड नहीं डाला। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें करना पड़ता है काफ़ी परेशानियों का सामना, और बच्चों के माता पिता उनको गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं गहरे पानी में से होकर। एवं ग्राम वासियों से इस विषय में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई बार रोड की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ग्राम वासियों को करना पड़ता है काफ़ी परेशानियों का सामना। अब सवाल यह उठता है कि कल को कोई दुर्घटना घटित हो गई बच्चों के साथ या ग्रामवासियों के साथ, तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? क्यों नहीं दे रहे हैं प्रशासन के अधिकारी ग्राम ठर्र मुंडरा की ओर ध्यान? नमस्कार, मैं रंजीत ठाकुर MP 24/7 से जिला ब्यूरो चीफ। आइए आज हम बात करते हैं ग्राम मुंडरा की, जो विदिशा से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है। जहाँ के बच्चे स्कूल किस तरीके से जाते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, करीब कितने पानी में से डूब के जाते हैं और कीड़ा कांटे भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में कितनी आपत्ति आ रही है, जो हम आपके लिए बताना चाहते हैं। अभी हम ग्राम के वासी भी जहाँ पर हैं और बच्चे भी जहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो कब से परेशान हो रहे हैं इस समस्या को लेकर। कहाँ रहते हो बेटा आप? बेटा कहाँ से आ रही हो अभी आप? स्कूल पे आ रही हो, तो कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो? अभी छुट्टी हो गई स्कूल से आपकी, तो ये पानी में से ही निकल के घर जाती हो क्या? अच्छा, सभी बच्चे पानी में से ही निकल के जाते हैं क्या? नाम है भाई? जय ग्राम मुंडरा, ठर्र मुंडरा। कब से परेशान हो रही हो आप? अरे भैया कम से 8-10 साल हो गई। तो वो बच्चा बच्ची पढ़ने ही नहीं जा, 5 साल ऐसे ही रह रहा है अनपढ़। हम अपाज आदमी, हमारे आदमी अलग को हमारे गाँव, अब इन्हें कौन छोड़े भी जाए। अरे यार भैया एक समूह मार डालो, नहीं तो हमारा ही नहीं सुनो तो है। बच्चा बच्ची पालो तो भाई, हम का करे, हमारे बस की नहीं है। आदमी डोरिया क्या हमने गए। मेन रोड चाहिए क्या? हाँ मेन रोड चाहिए। तो नल है पानी पीने के लिए, नल था तो वो आदमी ने सब तोड़ फोड़ डाला, प्यासों मारे क्या करें। अच्छा, ये नल है सरकारी नल था? हाँ सरकारी था। अच्छा, लेकिन इसमें तो ये मोटर घर आदमी ने डाल ली। अच्छा, हम प्यासों मर रहे हैं, इतनी दूर पानी नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे बच्ची पढ़ने नहीं जा पर हम सगाई भी आप कैसे करेंगे? अनपढ़ मोड़ा मोड़ी रह जाएंगे हमारे, कौन ले जाएगा हमारे मोड़े मोड़े हुए। तो इस विषय में शिकायत करी कि नहीं आपने? अरे 1-2 बार करी शिकायत, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े आदमी जान के पैसा भर देते हैं, तो पैसा के लालच में रह जाते हैं जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अम्मा? हाँ, यही बात है सर, यही बात है। आप कुछ कहना चाहेंगी? हमें नल चाहिए, पानी नहीं है, पानी की बहुत परेशानी है, प्यासों मरते हैं गर्मी में और अभी भी मर रहा है। अच्छा, ये पानी ये आप बाहर जाते हो तो इसी पानी में से हाँ, निकल इसी के में से गोबर करते हैं, इसी में से पानी, बच्चे पढ़ भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, कितने साल हो गए इस रोड को? 5 साल से ज्यादा हो गई। वो तो शुरू से ऐसा ही है, बरसात में ऐसे ही पानी भरा रहता है? हाँ ऐसा ही भरा रहता है। आप यहाँ पर 4-5 साल से परेशान हो रहा है सर। यहाँ पर पंचायत भी नहीं सुन रही हमारी तो, और कलेक्टर में जन सुनवाई में आवेदन दिया था अभी, और 3 साल से शिकायत कर रहा है 181, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो करीब कितने घरों की बस्ती होगी? 50-60 घर हैं सर यहाँ पर। तो इसी पानी में इसी यही स्थिति बनती है हर साल, रोज बरसात में यही स्थिति 3-4 महीने यही बनती है, और ऐसे ही बच्चे को ले जाना पड़ता है, और ऐसे ही कहीं टांग के छोटे बच्चों को निकालते हैं, बड़े बच्चे निकले जाते हैं पानी में से इतने कमर।
लेकिन यही परेशानी है। सांप घरों में पानी घुस रहा है और सांप घुस रहे हैं घरों में, गोहरे घुस रहे हैं। हमें बच्चों का डर लग रहा है, कोई दीवारें कर रही हैं घरों की, कोई सुनवाई नहीं है सर अभी तक। मेन रोड यही है? यही है सर, मेन रोड यही है। अच्छा। आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 साल हो गए साहब। कितने साल हो गई? 4 साल से यही स्थिति है। 4 साल से यही स्थिति है। हाँ, कलेक्टर कहीं खड़े आ 3-4 यहाँ के सरपंच सचिव से बात की थी आपने? कोई नहीं कोई सुनती नहीं, कोई नहीं सुनता। दरखास्त दे रही सबका, कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है देखिए। हमारी ग्रामवासियों से बात की है कि कई बार उनने अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। नमस्कार, जुड़े रहिए। रेलवे सुरक्षा बल विदिशा तथा चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग एवं चेकिंग किए जाने बाबत चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर जितेंद्र नामदेव के अनुसार दिनांक 30 जुलाई को विश्व बाल तस्करी दिवस के अवसर पर आरपीएफ पोस्ट विदिशा पर आरपीएफ विदिशा एवं आहट टीम चाइल्ड लाइन विदिशा के साथ बाल तस्करी एवं बचपन बचाओ अभियान के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई। उक्त मीटिंग में उप आर के कौशिक, साउनी IN बघेल, प्र आर रामपाल सिंह यादव, प्र आर HS महतो, आरक्षक मोहित, आरक्षक अशोक यादव, जितेंद्र सिंह, चाइल्ड लाइन विदिशा के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र नामदेव, नेहा एवं आशुतोष उपस्थित रहे। उक्त मीटिंग के दौरान बचपन बचाओ आंदोलन व RPF GRPF चाइल्ड लाइन रेलवे प्रशासन की कार्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। आहट टीम को चाइल्ड रेस्क्यू, बाल अपराध, मानव तस्करी तथा इसकी रोकथाम हेतु संयुक्त रूप से विदिशा स्टेशन एवं गाड़ी क्रमांक 11606 को चेक किया गया। रिपोर्ट श्रीमान जी को सादर प्रेषित है। नटेरन, विदिशा, मध्य प्रदेश। नटेरन सेऊ से कांवड़ यात्रा बाबा विश्वनाथ शिवधाम देवपुर के लिए पैदल यात्रा। विदिशा जिले की तहसील नटेरन के ग्राम सेऊ से पैदल कांवड़ यात्रा बाबा विश्वनाथ शिवधाम देवपुर के लिए निकली। वहीं जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत हो रहा है। जी हां, सही सुना आपने। नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ से पैदल कांवड़ यात्रा शिवधाम देवपुर के लिए हर हर बम भोले के जयकारों के साथ बाबा विश्वनाथ देवपुर के लिए प्रस्थान करते हुए आपको बता दें कि नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ से श्रावण मास के चलते प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिवधाम देवपुर में बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा हर हर बम भोले के जयकारों के साथ निकली। वहीं लगभग 400 की संख्या में कांवड़ियां श्री साकेत हनुमान मंदिर ग्राम सेऊ से जल लेकर डीजे और ढोल नगाड़ों पर थिरकते, नाचते, गाते, बोले बम के जयकारों के साथ रविवार को सुबह 9 बजे रवाना हुए, जो कि महामाई मंदिर सिरौंज में रात्रि विश्राम करे और सोमवार को देवपुर पहुंचकर भोलेनाथ भगवान बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे। वहीं सभी ग्रामीण जनों ने कांवड़ियों का किया स्वागत। साथ ही नटेरन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशपाल यगुवंशी ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। नटेरन से कोक्ष सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हिस्सा लिया कुरवाई विधायक हरि सिंह शिप्रा ने एवं बासौदा विधायक लीला जैन एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन हिस्सा लिए एवं सभी व्यापारी जनों ने भी हिस्सा लिया एवं जिले के पार्षदों ने भी हिस्सा लिया और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी आम जनों से यह अपील की कि हर घर तिरंगा लहराएं एवं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराएगा। हर घर तिरंगा आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत ये कार्यक्रम है जिसमें संपूर्ण देश में प्रत्येक घर पर भारतीय ध्वज लहराएगा। 17 तारीख तक, 13 तारीख से 17 तारीख तक, उसके लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की थी और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडा संहिता में संशोधन कर
प्रत्येक देशवासी को ये सम्मान दिलाने का काम किया है कि वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज जिस घर में फहरेगा वहाँ अपने आप में एक न केवल राष्ट्रीय भावना बढ़ती है बल्कि एक राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है हमारा ये ध्वज। ये सम्मान प्रत्येक परिवार को दिलाने का काम माननीय महामहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विदिशा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने जिम्मेदारी लेकर प्रत्येक विदिशा जिले के प्रत्येक परिवार प्रत्येक घर पर झंडा फहरे ये जिम्मेदारी ली है। आइए मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाकर हमारे देश का जो आन बान शान तिरंगा है उसको अपने घर पर फहराएं। ये मैं आपके माध्यम से ज्ञापित करता हूँ। आज जो बैठक इसमें सभी जिले से हमारे आए जनप्रतिनिधि थे, जिसमें सभी सम्मानीय विधायक यहाँ पर आए थे। सभी जिला पंचायत के सदस्य थे, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनपद के सदस्य, सभी सम्मानित पार्षद और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। हमारे जो एसोसिएशन है, चाहे व्यापारी एसोसिएशन हो, गल्ला किसान व्यापारी एसोसिएशन हो, स्वर्णकार व्यापारी एसोसिएशन हो, बहुत सारे एसोसिएशन थे। ये जो बैठक रखी है हर घर तिरंगा अभियान जो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मनाया जाना है, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान। इसके लिए हमने बैठक ली थी जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी ने प्रचार प्रसार और हर घर में झंडा कैसे दिया जाए, हम इस अभियान को कैसे सफल बनाएं, उसमें अपना सहयोग दिया। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आए, इन्होंने आश्वासन नहीं बल्कि घोषणा की है कि हम कुछ वार्ड को, कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम इतनी ग्राम पंचायतों को गोद ले रहे हैं जहाँ पर प्रत्येक घर में झंडा फहरा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम ही झंडे लेंगे और घर घर झंडा लगवाएंगे। हमने उन सबका स्वागत भी किया है। सर, देश की आन बान शान तिरंगा को क्या गाइडलाइन तय की है अपन सर? इसकी जो गाइडलाइन तय की है, हमको जो झंडे की साइज़ है 30 बाई 20 इंच का, ये हमको कुछ भारत सरकार से मिला है, कुछ हमने जेम से ली है, कुछ हमारे स्व सहायता समूह बना रहे हैं। हमने झंडा संहिता के जो मुख्य प्रावधान है लोगों को बताए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं। हमने पैम्पलेट भी छपवाए हैं ताकि राष्ट्र ध्वज का अपमान न हो। ध्वज कब फहराना है, कितने समय फहराना है, पूरा बताया है। जो निर्धारित साइज का ध्वज है 30 बाई 20 का, ये रात्रि में भी फहराया जा सकता है। झंडा कैसे होगा, कैसे फहराना है, ये सारा का सारा हमारे द्वारा लोगों को बताया गया है और लोगों को जन जागृत भी कर रहे हैं ताकि हम इस अभियान को अपने विदिशा जिले में पूरा सफल बना सकें। विदिशा मध्य प्रदेश में सोटिया क्षेत्र में अंजलि अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके पति का करीब 2 साल पहले ही मर्डर हो चुका था। अंजलि अहिरवार के ससुराल वालों ने बताया है कि जब से अंजलि अहिरवार उसके पिता के यहाँ रह रही थी और पैसे, जेवरात, ट्रैक्टर सब अंजलि अहिरवार के पास था। एवं ससुराल वालों ने यह भी कहा है कि हमें शंका है कि अंजलि के पिता ने ही उसको मारकर लटका दिया है, कुछ पैसों के चक्कर में, क्योंकि जमीन का पैसा भी अंजलि के पास था एवं ट्रैक्टर भी अंजलि के पास था एवं कुछ जेवरात भी थे। इसी चक्कर में अंजलि के ससुराल वालों को यह शंका है कि उसके पिता ने ही उसको मारकर लटका दिया है, कुछ पैसों के चक्कर में। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए भी कहा अंजलि के ससुराल वालों ने। कहाँ रहती हैं? ये क्या हो गया था? आपकी बच्ची कौन लगती है अंजलि जो आपकी? मेरी बहू जी थी बड़ी। आपकी बहू थी? हाँ। क्या हो गया था उनको? कुछ नहीं हुआ, पहले मेरा लड़का ख़त्म हो गया, दुश्मनों ने मार डाला। फिर बाकी पापा मम्मी मेरे घर से ले आए, तीजा नहीं होंदा, तेरे ही नहीं होंदा, सब सामान आटू करके सामान भर लाना, सामान भर के लिए हमने कही हमारे जो बेटा है जो बहू है यही रहन दो गाँव पे, तो दो बहू मोड़ी है ना, मेरी बहू गई ले आने लान पे और गाँव पे ही राखी भाई के पे माई के। कब लेके आए थे वो? 2 साल हो गए था। तो कहाँ पे ले आए थे वो? कहाँ पे? नौना खेरी राखी
अब मैं बोली 2 बार मैं फिर गई, मैंने की चल बेटी 2 4 5 नहीं पहले, फिर मैंने की चल बेटी, तो कहने लगी हम नहीं जाते। बात बोली नहीं, फिर बाकी मम्मी कह ले मत ले जाओ, मॉर्निंग कैसे मॉर्निंग में नहीं भेजाएँ। तो अभी क्या हुआ? अभी अब का पता सर, फांसी लगा लाई। कहाँ पे? बापे नोना केरी कौन गाँव पे सोटिया रोड पर। तो वो घर किसका है था? वो घर मेरे बेटा ने बनवा था। अच्छा, जमीन बेची थी। कौन कौन रहता है वहाँ पे? सब घर रहती। क्या हो गया था जी? पीला गला रिश्ते साहब हमारे बड़े बच्चा है मर्डर करता तो गाँव के हमारे समझी होते हैं अंजलि बाई के ससा बाप पहले आए थे। अंजलि बाई को 13 भी नहीं होने रही थी, 30 कितना ले आए थे, सामान ले आए थे, ट्रैक्टर ले आए थे, बच्चा ने बेची थी ज़मीन तो 13 लाख के कछु कम की बेची थी। वो पैसे किसके पास? वो उनके ही अंडर में है, तो उनके ही अंडर में है, तो वो पैसा। तो अभी किसके यहाँ रोक रही थी? तो बड़ा बच्चा हमारा। अभी किसके यहाँ रोक रही थी वो? आपके यहाँ उनके। अच्छा, आपको क्या लगता है? मम्मी पापा का अंजलि बाई के। आपको क्या लगता है? समझी। आपको क्या लगता है? जो फांसी लगाई है, ऐसा लग रहा है कि साहब पैसा के पीछे और जायदाद के पीछे कहीं होगी। अगर जा कहूँ अपन वहाँ चली गई, जायदाद ना पचा पाएंगे, जायदाद ले जाएगी, जैसे ऐसे ही हटाओ। जीवन सिंह। जीवन सिंह कहाँ रहते हैं तुम? टीला कला रहता हूँ। क्या हो गया था? कौन लगती हैं वो तुम्हारी? भाभी लगती हैं। बड़े भाई थे मेरे, बड़े भाई का 2 साल पहले मर्डर कर दिया गुजर लोगों ने, तो वो प्रीतम सिंह की वजह से हुआ है। प्रीतम सिंह ने करवाया है सर। अभी क्या हुआ? अभी जो अंजलि बाई थी उसकी 2 बच्ची थी, मकान था, ट्रैक्टर था, 8.5 बीघा की ज़मीन बेच के उसके पैसे घर रखे थे, तो पैसे के चक्कर में, घर मकान के चक्कर में और जो ट्रैक्टर था उसके चक्कर में उनने अंजलि बाई का मर्डर कर दिया। आपको ये लगता है क्या? जी मेरे को बिल्कुल बराबर मैं करता हूँ बिल्कुल, और मैं ऐसा नहीं उसका प्रमाण बताऊँगा, रकम 5 प्रमाण दूँगा मैं। उसकी रकम थी 1.5 किलो, उसकी सोने की रकम थी 5 तोला सोना था सर पूरा इन्ना। और मैं उसकी वो बताएगी कौन? वो बताएगा सचिन। सचिन कौन है अरवार जी? सचिन उसका भाई था, वो लाइसेंस है जो रकम उठा कर लाया सोने की। मैं क्या कह रही हूँ, उनके पापा किधर थी क्या वो अभी? पापा के प्रीतम सिंह अहरवार के। प्रीतम सिंह अहरवार के साथ ही प्रीतम सिंह अहरवार ने फांसी लगाई है। आपको ये शंका लग रही? बिल्कुल बराबर शंका मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ। ठीक है, मैं प्रमाणित करूँगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग गैरतगंज द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत खिलाड़ियों द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। खेल एवं युवा कल्याण ब्लॉक युवा समन्वयक प्रदीपाज सिंह एवं खेल प्रेमी मनोज व्यास विकासखंड गैरतगंज खिलाड़ियों द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित, म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। एक बार फिर से आपको टॉक विद कृष्णा में एक स्पेशल मेहमान से मुलाकात करवाने वाला हूं, जो कि आज हमारे बीच में बहुत दूर से चलकर आई हैं। निश्चित ही एक यूथ आइकॉन है और इतने पोटेंशियल हैं कि आप बात करके खुद समझेंगे। एक छोटी सी उम्र में आपने जो काम किया है वास्तव में तारीफ़ काबिल है। और आइए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में आज मेहमान है, खास मेहमान है आशा मालवी। आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आशा, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन साथियों को दें। जी, मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव नाटाराम से हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर हैं और मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की है। ग्रेजुएशन के साथ ही मेरी पढ़ाई बचपन से ही छोटे से गाँव में छोटे से स्कूल में हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर में।
वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने वहाँ से 5वीं क्लास पास की है। मेरी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मम्मी मेरे बचपन से पापा नहीं है, 2-3 साल की तब थी मैं, तभी मतलब चले गए थे। उसके साथ ही मेरी माँ मज़दूरी करती थी दूसरों के खेत में, मज़दूरी करके मेरी पढ़ाई का पैसा देती थी। पढ़ाई का पैसा देने के साथ पढ़ाई का तो पैसा हो जाता था, लेकिन खाने के लिए तो पैसा नहीं होता था। तो जो मेरे नाना जी थे वो दूसरों के घर से मेरे लिए मांग के खाना लाते थे जब मैं स्कूल से आती थी, तो उनके घर का मैं खाना खाती थी। खाना खाने के बाद जब D4 में मेरे को स्कूल जाना रहता तो मैं डेली स्कूल जाती थी। फिर उसके बाद मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद मैं शहर में एडमिशन ली। मैं जैसे शहर में एडमिशन ली तो एडमिशन लेने के बाद ऐसा था कि मैं एक छोटे से गाँव से थी, तो ना मुझे बोलने का कोई तरीका आता था, ना ही कपड़े पहनने का, मतलब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मम्मी के पास मेरी मजदूरी करती थी, तो वही पुराने कपड़े, मतलब एक फटा सा बैग लेके मैं स्कूल में गई। तो जैसे स्कूल में गई तो मैंने मेरी क्लासमेट से मतलब नोट्स के लिए कॉपी मांगा, तो उन्होंने मुझे देख के ये बोला कि मेरे पास कॉपी नहीं है या फिर मैं घर पे छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा मतलब आपके साथ ही कॉपी आप मुझे दे सकती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी कॉपी नहीं दूँगी। तो उन्होंने ऐसी बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि मुझे भी लाइफ में इनके जैसा बनना है। तो मैंने कहा कि लास्ट में अगर आप मुझे कभी बात करेंगी आने वाले समय में तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैंने खुद को ही चैलेंज किया और उनको भी बोला, आज आप मुझसे बात करने में मतलब इतना हेजिटेशन फील कर रही है, अगर आप कल से मुझसे बात करेंगी तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। उसके साथ ही तभी से मैंने स्कूल जाने के लिए भी मतलब मैं कंटिन्यू स्कूल जाती थी। टशन हो गई आपको? यस, टशन के साथ स्कूल के साथ भी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये तो ये पर पूरा वर्ल्ड जाने, मेरा नाम जाने। फिर उसके कुछ दिन मैं ऐसे ही पैदल स्कूल जाती रही, 6 किलोमीटर जाती थी, आती थी तो बिल्कुल परेशान हो जाती थी। ना टिफ़िन मेरे मतलब मम्मी भी मेरी मतलब टिफ़िन भी रेडी करके नहीं देती थी, क्योंकि वो सूखी सी रोटी मतलब टिफ़िन में ले जाना वो भी अच्छा नहीं लगता था, और कभी कभी तो होते ही नहीं था तो वही दूसरे के घर से मांग के लाते थे। तो फिर जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं डेली 5 किलोमीटर पैदल जाती थी, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था स्कूल में जाने के बाद भी बिल्कुल थक गए मतलब। और पहले तो मतलब इतनी सारी बुक भी इतनी सारी होती थी कि मतलब 10 केजी के आसपास दूध का वेट ही हो जाता था, वाटर बोतल, बुके, नोटबुक सब कुछ करके। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत उस समय फिजिकल भी बहुत कमजोर रही। जी, फिजिकल भी मैं बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि फिजिकल मतलब स्ट्रेंथ जो होती है वो बच्चों की खाने पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, और मेरे घर पे तो खाने के लिए वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो फिजिकल तो कुछ था ही नहीं मेरा। तो तब तो मैंने डिसाइड कर लिया, खुद को चैलेंज भी कर दिया कि हाँ मुझे कुछ करना है। फिर मैं कुछ दिन स्कूल जाती रही, फिर मेरे स्कूल गेम आए, तो स्कूल में बच्चे ऐसे दौड़ते रहते थे ग्राउंड में, तो मैंने भी सर से बोला सर मुझे भी जाना है। तो मुझे सर बोले कि आप क्या करेंगी वहाँ जाके, आप तो ना मतलब आपका फिजिकल है कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सर बस मुझे जाना है। तो मैं स्टार्टिंग में गई तो मैं ज़िले में गई बच्चों के साथ खेलने के लिए, मुझे बहुत सारे मतलब अच्छा माहौल मिला। तो मैं रनिंग में थी, 100-200 मीटर रनिंग में, तो मेरी वहाँ से 2nd प्लेस लगी। जिस दिन मेरी 2nd प्लेस लगी उसी ग्राउंड में मैंने डिसाइड कर लिया कि अगली बार मैं नेशनल गेम खेलूँगी। 6th क्लास में फर्स्ट टाइम मेरा डिस्ट्रिक्ट में मतलब कोई 2nd प्लेस लगा था। 2nd प्लेस में बच्चों को आगे नहीं ले जाते, 1st प्लेस में लेके जाते। हाँ, मतलब एक ये बात होती थी कि किसको ले मैं अपने आप को हर टाइम एक चैलेंजिंग टाइप फील करती थी, हर टाइम को। जब गांव से शहर में स्कूल जाती थी तभी बहुत सारे लोग मतलब ऐसे कमेंट करते थे कि जो मतलब सुनने में भी नहीं आता ना बताने में आता है कि लड़की तो किसी के साथ चली जाएगी, ये कर देगी वो कर देगी। उसी सब कंडीशन को लेके मेरी मम्मी के एक परिचित है ओम प्रकाश जी पंडित जी, जो पूर्व SP रीडर आगर मालवा के पद पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने फिर ये सब कंडीशन देख के मेरी फैमिली का सपोर्ट किया, मेरा सपोर्ट भी किया कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ लाइफ में। क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब मैं अपने आप को इतना चैलेंजिंग टाइप फील करती थी, तो उनको भी पता चला कि नहीं मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे गांव के पास के ही थे, तो उन्होंने मेरी मम्मी से बात की। बात करने के बाद मतलब मुझसे बात करने के बाद उनको लगा कि मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। तो तब थोड़ा बहुत सपोर्ट उन्होंने करना मेरा चालू कर दिया। जैसे मेरे को फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन मतलब फैमिली थी उनकी ऑलरेडी, तो जितना होता था उतना करते थे ना। मतलब हम उनसे बोल सकते थे कभी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो जितना वो था हम उसी में खुश थे कि कोई बात नहीं, हम बस आगे लाइफ में कुछ करेंगे। बहुत शानदार। उसके साथ ही सर जैसे मैं इधर गेम खेलने गई, गेम खेलने के बाद ही स्टार्टिंग में मतलब मैं डिमोटिवेट कभी भी किसी कदम पे नहीं हुई हूँ। मेरे साथ में यहाँ हार गई, अगली बार फिर खेलूंगी, नेशनल गेम खेलूंगी। हाँ, मतलब अपने आप को मोटिवेट कर लेते थे आप। फर्स्ट टाइम स्कूल में रहा कि स्कूल में वो मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मेरे को ऐसे ही बनना है। 2nd टाइम यहाँ गेम में आने के बाद, यहाँ हारने के बाद मेरे को ये लगा, मैंने कसम खाई कि मैं अगली बार नेशनल खेल के ही जाऊँगी। फिर अगले साल मतलब वही सब कुछ कि वही पैदल स्कूल जाना, किसी दिन
तो 7th क्लास में मैंने नेशनल गेम खेल लिए थे। बहुत शानदार जी 7th क्लास में। 7th क्लास में कौन से प्ले में आप नेशनल? सर 100-200 मीटर रनिंग। अच्छा 100-200 रनिंग। जी रनिंग में गेम खेले सर, तो लोग मुझे मतलब मेरे शहर में तो जानने लगे। फिर वो स्कूल में बच्चों का एक उस टाइम पे ऐसा होता था, फोटो लगती थी। तो मेरा जैसे बस स्टैंड मेरे यहाँ छापेड़ा में फोटो लगा मेरा, तो उस फोटो को देख के मेरी मदर वदर भी बहुत खुश हुई कि बेटा तेरा फोटो लगा है। मुझे मदर को गांव वाले बोलते थे, अरे आपकी लड़की का फोटो तुम्हें बस स्टैंड पे लगा है। तो उस चीज़ को लेके मतलब तब से मेरे मन में ऐसा आ गया कि फोटो वोटो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है। मेरे खुद मुझे ऐसे कार्य करना है कि मेरे नाम की जब भी कोई बुक छपे तो उसमें एक पेज मेरे नाम का जरूर लिखा जाए। हाँ, मतलब ये एक फर्स्ट इंस्पिरेशन ऐसी होती है, आपके पास एक फर्स्ट गाइडलाइन ऐसी बनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आपने उस चीज़ को समझा, तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां रही। निश्चित ही आपने देखा होगा कि मतलब ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा का जो अभाव होता है, एक्चुअल में अभाव बहुत बड़ी शिक्षा होती है जी। मतलब अभाव आपको नए संकल्प देता है, नए मोड़ देता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा रचा, तो आपको इस टाइप की इंस्पिरेशन मतलब वहाँ से मिली। जी। फिर क्या हुआ? 7th में मुझे एक साइकिल दिलाई थी। अच्छा। ओम प्रकाश जी शर्मा जी जो थे, अच्छा, लीडर साहब, उन्होंने दिलाई थी एक टूटी सी साइकिल, छोटी सी। तो जी सेकंड हैंड साइकिल, सेकंड हैंड भी नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल वो खराब साइकिल थी, मतलब खत्म थी। जी बिल्कुल। तो उसको जब मैं लेके जाती थी तो किसी दिन उसका वो कुछ निकल जाता था, किसी दिन चेन निकल जाती थी, तो डेली मेरे हाथ वाथ ऐसे ब्लैक हो जाते थे। मैं स्कूल जाती थी, पहुंचती थी तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर रोज मुझे डांट पड़ती थी, रोज डांट पड़ती थी। मैं अपने आप को मतलब ये आर्गुमेंट नहीं करती थी कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा सर सॉरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। मैं हर रोज मतलब 5 मिनट जल्दी चलने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई ना कोई घटना मेरे साथ घटित हो जाती थी। उसके साथ मैं 7th भी मेरा पास आउट हो गया। उसके बाद 8th में सर, 8th में क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम पहले सुनाई देता, बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, उसका प्रेशर प्लस फैमिली में कोई था नहीं मेरे फैमिली को देखने वाला, क्योंकि मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी। अगर कोई बात मदर को हो जाती थी तो मुझसे बोलती थी, बहन को कोई बात होती थी तो मुझसे बोलती थी। फिर मेरी मदर पैदल पैदल मार्केट जाती थी, तो उसी टूटी साइकिल से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी माँ को ना इसी साइकिल से मार्केट लेके जाएंगे। जी। मैं 5 किलोमीटर स्कूल जाती थी, 5 किलोमीटर आती थी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के साथ शुक्रवार को मेरे यहाँ मार्केट लगता था, तो मैं अपनी मदर को मेरी उसी साइकिल पे बिठा के मार्केट भी लेके जाती थी। तो 5 किलोमीटर उनका जाना, 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर, मतलब डेली का 20 किलोमीटर मेरा हो गया था। अरे वाह। जी 20 किलोमीटर में उस साइकिल से मतलब अपना सारा काम करती थी। उसके साथ ही सर 8th में भी मैं नेशनल गेम खेली। देखा जाए तो कुदरत आपके लिए खुद ऐसी चुनौतियां पैदा कर रही थी कि आप नेशनल एथलीट बन सके और आप इस तरफ आगे बढ़ सके। जी, यानी कुदरत ने खुद वो चीज़ें अपने आप पैदा की। अगर सर मेरे पास उस टाइम की प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आज मैं आपके सामने भी नहीं बैठी होती। हाँ, शायद उस समय अगर समस्या ना होती तो आज आप यहाँ। जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान प्रॉब्लम्स के सामने हार जाता है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी घर की प्रॉब्लम से मेरे को कुछ नहीं, मेरे पास आज ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। तो 8th क्लास पास होने के बाद 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया। तो कोई मेरे स्कूल में भी क्या बच्चे, कोई बाइक से आता था, कोई अच्छी साइकिल लेके आता था, कोई कैसे आता था। फिर तब मैंने अपने आप को फिर से चैलेंज किया कि मुझे आज साइकिल आती है, एक दिन सर मुझे कार चलाना आना चाहिए। आज मैं आपके सामने बैठी, मुझे बाइक चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, ट्रैक्टर चलाना सब कुछ आता है। अरे वाह। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि मेरी मदर को हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे बेटा है या बेटी। हाँ, आप ऐसे अच्छा, आपके परिवार में जी कौन कौन है? और मतलब मेरे परिवार में मेरी सिस्टर की तो शादी हो गई है। अच्छा। अभी सिर्फ मेरी मदर है और मैं हूँ। अच्छा जी। जैसा कि आपको बताया पिताजी जी 2 साल की उम्र जी, और मेरा सपोर्ट करने वाला है ओम प्रकाश जी शर्मा जी सर। आज भी वो कभी कभी अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे सपोर्ट की ही बात करेंगे, कोई ज़रूरत तो नहीं बेटा, अगर हो तो बताना। ओम प्रकाश शर्मा जी के लिए क्या कहना चाहते हो? करते सर उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल गवर्नमेंट हमेशा देती रहती है। हाँ, बहुत सारे लोग भी देते हैं। बिल्कुल। अगर रियल में अगर एग्जाम प्रूव किया मेरे लिए तो सर उन्होंने किया है, वो इस मामले में रोल मॉडल है। जी सर। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम प्रकाश शर्मा जी, यदि आप इसको सुन रहे हैं तो निश्चित ही ये एक बड़ा आदर्श है, क्योंकि ऐसे लोग कम हैं जो लोग बेटियों के बारे में सोचते हैं। आपने अपने परिवार को तो जितना अच्छा रखा होगा, लेकिन निश्चित ही आपने समाज को एक हीरा निकाल के दिया, और ये जो हीरा है आज हमारे साथ पूरे देश के साथ रूबरू हो रहा है। निश्चित ही
ये आपका ऐसा अनुपम कार्य है जो इस समाज को मिल पा रहा है, नहीं तो शायद हम कहीं किसी गुमनामी की ज़िंदगी में। जी सर, पहले सर मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कांस्टेबल कितना कर सकते हैं। बिल्कुल। वो जितना करते थे मेरे लिए, वो मेरे लिए मतलब बहुत कुछ था। अगर उन्होंने मुझे अगर 10 रुपये भी सर फाइनेंशियली हेल्प के लिए दिए होंगे तो मेरे लिए सर आज के लिए लाखों रुपए थे उस टाइम पे। फिर सर 8-9 क्लास में थोड़ा मतलब मैं भी सोचती थी कि मैं भी मदर के साथ काम करूं, तो मैं दूसरे के यहाँ पर सर 30-40 रुपए मुझे देते थे पूरे दिन, मतलब निंदाई करना पड़ती थी मेरे को। क्योंकि मेरी बुक्स लाना, मेरे कपड़े लाना, सब कुछ करना, तो मेरी मदर तो करती थी। फिर बहन की जिम्मेदारी, बहन भी मेरी स्कूल जाती थी, तो एक साथ सर 2 जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और फिर मेरी माँ ने खुद को चैलेंज किया था कि कोई बात नहीं, फादर नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं मदर का रोल भी प्ले करूँगी और फादर का भी। सैल्यूट है ऐसी मदर को। बिल्कुल आपकी मम्मी को बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में आप जैसे पूत को जन्मा, जैसी सुपूत को जन्मा, जो कि आज उनका नाम, और आज शायद आपके पिताजी होते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होती। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ सर, पिताजी का तो ठीक है, लेकिन मेरी मदर कितनी खुश होंगी मैं बता नहीं सकती। वो भगवान करे ऐसी मदर सबको दे कि जो माँ भी खुद और बाप भी खुद, उन्होंने दोनों का रोल प्ले किया, माँ का भी और बाप का भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा से मुझसे एक बात कहती रही सर वो, और आज भी कहती है, बेटा समस्या सबके सामने होती है, लेकिन बस जरूरत क्या है, समस्या को पहली बात तो समझने की, फिर समस्या के सामने मजबूती से खड़ा होने के लिए। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर कभी हार नहीं मानना जी। क्योंकि जो हार मान जाता है ना सर, वो खुद से नहीं हारता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी मदर को कि उन्होंने इतनी मतलब ब्रेव के साथ, इतनी साहस के साथ आपको शिक्षा दी और आज आप यहाँ पर। फिर 10th क्लास में सर, मैं 10th में आई तो ऑलरेडी मेरा 3 नेशनल मेडल लग चुके थे। अरे वाह जी, बहुत शानदार। 10th क्लास 10th तक आप जी रनिंग में 3 जी बिल्कुल सर, रनिंग में मैं 3 मेडल जीत चुकी थी। बहुत शानदार। फिर 10th में मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तबीयत भी इतना खराब हो गया था सर कि मतलब बता नहीं सकते। अच्छा। मैं 15-20 दिन तक होश में नहीं आई थी जी, ऑटोमेटिक ही सर पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम का, बता नहीं सकते कुछ। फिर मेरी मदर ने सबको सर इस समस्या से निपटने के लिए कि भी मतलब बहुत कुछ किया, मतलब यहाँ तक कि अपने गहने वहने जो तो सब कुछ बेच दिए, थोड़े बहुत जो थे सर उनके पास ऑलरेडी कुछ था नहीं। उसके बाद मेरा इलाज भी करा, इतने में जो ओम प्रकाश जी थे वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करते रहे हमेशा, तो भी सपोर्ट किए। तो फिर मैं थोड़े दिन बाद ठीक हो गई पूरा, मतलब 10th के टाइम की बात है। फिर मैंने 10th भी पास आउट किया उस समस्या से निपटने के बाद। 10th पास आउट करने के बाद मैं सोची कि मेरे को अब इस स्कूल से अदर स्कूल में एडमिशन लेना है, तो मेरे यहाँ छापेड़ा में ही मतलब सरकारी स्कूल है, मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। तो तबीयत की वजह से मतलब फिर 2 साल मैं गेम नहीं खेल पाई। 2 साल में से क्या है ना, मैंने 11th और 12th फिर मैंने तब से जॉब स्टार्ट कर दिया था। तो मैं एक हीरो मोटर का शोरूम था, मैं वहीं से जॉब करना चालू कर दी थी। अच्छा वाह, मतलब आपकी पहली जॉब जी सर, हीरो मोटर्स जी सर, एक शोरूम था छोटा सा, उसमें मैं एज ए सुपरवाइजर के बेस पे जॉब करती थी जी। जॉब इसलिए करती थी सर क्योंकि मेरी मदर कब तक करेंगी, मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी, वो बोलते हैं ना कि जिम्मेदारी हमेशा बड़ी निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारी, मदर की जिम्मेदारी, घर पे वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सबको लेके मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। तो मैंने 2 साल जॉब किया, 11th 12th मैंने दोनों साल जॉब किया सर। उसके साथ मैंने मेरे यहीं का मतलब एक कॉलेज है, बोझ यूनिवर्सिटी करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें कॉलेज के लिए एडमिशन ले लिया। फिर मैं वहाँ पर भी गेम खेलती रही। फिर मैंने सर वो हॉकी, CM कप, पता नहीं बहुत सारे मैराथन भी किए, जैसे SBI ग्रीन मैराथन अब भोपाल में होती है सर, उसमें मेरा 2020 में फर्स्ट मेडल है सर 21 किलोमीटर में। अरे वाह। या उड़ान मैराथन IIM इंदौर में होता है 2017 में, उसमें फर्स्ट 21 में फर्स्ट मेडल है मेरा। मतलब आपने अपने क्षेत्र के साथ साथ फिर आपके कदम बाहर पढ़ने जी लगे। बाहर सर, जब मैं वहाँ से कितने 2-3 साल पढ़ने के बाद मैं इंदौर भी गई कुछ दिन के लिए। तो इंदौर में क्या सर, मेरा तबीयत खराब था, मतलब मैंने एक ऑपरेशन भी कराया है, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, वो स्टोन का प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से पेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने ऑपरेशन भी सर बिना फैमिली के बताए ही करवा लिया। मेरी फैमिली तब आई थी जब मेरा ऑपरेशन हो चुका था, मैं बेड पे ऐसे सो रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी थी स्टार्टिंग से सर। 6 महीने तक मैंने इतना पेन बर्दाश्त किया कि मैं खुद का इंजेक्शन भी खुद लगा लेती थी। मेरे को हर कहीं दर्द होने लग जाता था, जैसे मार्केट में जा रही हूँ वहाँ दर्द हो गया। उड़ान मैराथन IIM इंदौर 2017 में हुई थी सर। उस दिन मैं मेडिसिन लेके विथ इंजेक्शन खुद लगा के मैं रनिंग करने गई थी। सिर्फ मेरे को वहाँ से मतलब मैराथन का मेडल चाहिए था, और वहाँ से जो
प्राइज मनी मिलती थी, प्राइज मनी लेके मेरे को ऑपरेशन करवाना था। एक तरफ अपने पास एक विजन था। यस सर। आप देख सकते हैं कि कितना सा मतलब एक छोटे से विजन, क्योंकि आपको एक ऑपरेशन करवाना था, आपके साथ समस्या थी, इकोनॉमिकल था, इसलिए आपने मैराथन में वहाँ पर वो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मैराथन करवाने के बाद ही ऑपरेशन करवाना है। मैंने सर वहाँ से मैं मैराथन की, मैराथन करने के बाद मेरे परिचित मतलब गांव के बच्चे पढ़ते थे, उनके पास मैं गई, उनको बोला कि यार मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। शाम का टाइम था, शाम वो पास में एक डॉक्टर थे, उनके पास लेके गए तो सर दर्द इतना हो रहा था कि कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है इंसान को, अगर ज़्यादा पेन होता है सर तो उसको अटैक भी आ सकता है। बिल्कुल जी। तो मेरी कंडीशन भी सेम वैसी हो गई थी कि मतलब बिल्कुल लास्ट कंडीशन था। फिर एक डॉक्टर थे, मतलब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, इंदौर में अच्छा नार्ग हॉस्पिटल कुछ करके हॉस्पिटल है उनका, उस हॉस्पिटल में बैठते हैं वो। तो मुझे मेरे जानने वाले थे, मेरे क्लास में एक कंपटीशन का तैयारी करता था एक लड़का, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप वहाँ चले जाओ, वो मेरे मतलब परिचित थे, मेरे अंकल वंकल उनके वहीं काम करते हैं, तो आपको डॉक्टर साहब से मिलवा देंगे। तो उनके पास मैं गई सर, तो मैंने अपना एमआरआई सर पहले ही मतलब अपना इंदौर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एमआई हॉस्पिटल, वहाँ से करवा लिया था। इसलिए करवाया था, मेरे को ऑपरेशन करवाना था वहाँ पर। तो वहाँ ऑपरेशन के दिन क्या कंडीशन हुई सर कि ऑपरेशन जिस दिन मेरा कर रहे थे, मैंने रात को डॉक्टर से जाके पूछा कि सर मेरा लेजर करेंगे या सीजर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सीजर करेंगे, लेजर नहीं होता यहाँ, पेट का ऑपरेशन है ये, सीजर होगा, लेजर नहीं होगा। तो मैंने रात को ही सर डॉक्टर से बोला साहब मुझे लेजर करवाना, सीजर नहीं करवाना है, अगर मैं लेजर करवाई तो मेरे करियर का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुमने फार्म वार्म सब भरवा दिया, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, अब कैसे यहाँ से कैसे जाने देंगे। मैंने सर मुझे तो जाना है क्योंकि मुझे लेज़र ही करवाना है अब। तो एक डॉक्टर अच्छे थे सर, उन्होंने मेरी बात समझी, बात समझने के बाद मेरा एमआरआई था और सारी जांच थी, मेरा पूरा फिजिकल रिपोर्ट था, उन्होंने मेरे को रात को ही दे दिया, मतलब और बोल दिया कि कल आपकी छुट्टी करा देंगे, आपको जहाँ कराना है करा लीजिए। क्योंकि मैं वहाँ ऑलरेडी 2-3 दिन से एडमिट थी। मतलब पहले आप एडमिट हो गए थे? हाँ। आपको जानकारी मैंने घर पे सर इतना सा बताया था कि मैं इंदौर में हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरी मैराथन है इसलिए। तो मेरे घर पे ये नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल में, आधे से ज़्यादा टाइम सर मेरे घर पे ये नहीं पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और मैं कम से कम 3 से 4 बार एमआई हॉस्पिटल में एडमिट रही सर। हाँ, मैं हमेशा घर वालों को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि सर मुझे तो दर्द तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको कितनी तकलीफ होगी, मेरे से 1000 गुना मेरी मदर को तकलीफ होगी। स्वाभाविक था कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि आप तकलीफ में। और फिर सर मेरी तकलीफ मेरी मदर ऑलरेडी जानती थी कि मुझे कितना दर्द होता था, मतलब तो मैं उस टाइम ये नहीं चाहती थी सर कि मेरा दर्द मेरी मदर को हो। इसीलिए मैं बहुत कम से कम उनको बताती थी अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होती थी तो। फिर वहाँ से मेरी जांच रिपोर्ट थी, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मैंने सारी बताई, सर मेरी स्पोर्ट्स में मेडल थे, मैंने बताया उनको, न्यूज़पेपर वगैरह बताई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे पूछा कि सर आपका फीस, आपका देखने का फीस, तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम अभी ठीक हो जाओ, ठीक होने के बाद जो फीस होगा उसमें से मैं कुछ करेक्शन करके आपसे पैसे लेके आपका ऑपरेशन कर दूँगा। तो रात को ये शाम को 6-7 बजे मैं उनके पास गई थी सर। उनके पास जाने के बाद उन्होंने कहा तुरंत आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड मैंने तुरंत करवाई रात को ही, मतलब 8-9 बजे। उन्होंने ऑपरेशन के लिए मेरे को अगले दिन का बोल दिया कि आपका अगले दिन ऑपरेशन है। मैंने कहा सर मेरी मदर नहीं है मेरे साथ, एक्चुअली मदर मेरी कल तक आएंगी, वो भी कल दोपहर में आएंगी, क्योंकि मेरे को पता था सर अगर मेरी मदर मेरे सामने होती तो मैं मतलब उनके सामने कभी ऑपरेशन करवा ही नहीं सकती। हाँ, मतलब जो सिचुएशन हाँ। तो डॉक्टर से मैंने ऑलरेडी पहले बात कर ली थी, मेरे से पूछा आपके साथ कौन है, तो मैंने बोल दिया कि सर ये मेरे गाँव वाले बच्चे हैं जो यहीं पढ़ाई करते हैं, मतलब तो वो है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कि अगर सर मेरे को एक बार आपने अगर ठीक कर दिया तो मैं वो करना चाहती हूँ जो लोग सपना देखते हैं, सिर्फ मैं वो करना चाहूँ देश में, मतलब देश में तो ठीक है सर, लेकिन दुनिया में मैं नाम करना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे बोलते हैं ना सर, एक देश की बेटी हो के मतलब ये किया वो किया। बिल्कुल। तो मैं देश की बेटी का एग्जाम्पल प्रूव करना चाहती थी, देश के प्रति जज्बा जुनून। जी, मैंने डॉक्टर से भी यही बात कही सर। मैं कभी अभी तो जा नहीं पाई, बहुत दिन से, कभी जाऊंगी भी उनके पास, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो सर उन्हीं की वजह से। बहुत शानदार। तो उन्होंने सर रात को मेरे को एडमिट किया, अगले दिन मेरा ऑपरेशन कर दिया, और मेरी मदर आई सर मतलब दिन में 12 बजे के बाद, क्योंकि मैंने उनको बोला था मम्मी मेरा ऑपरेशन मतलब शाम तक होगा, आप 12-1 बजे तक आ जाना। मेरे को सुबह 6-7 बजे ले जा रहे थे, तो मैं ओम प्रकाश जी जो थे सर, मैं उनको पापा बोलती हूँ, वो लोग चाहे जो कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर जो मेरा फादर का रोल उन्होंने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में प्ले किया है, तो मैं उनको पापा बोलती हूँ। तो मैंने बोला कि पापा मैं ऐसे ऑपरेशन करा लूँगी, और अगर आप आएंगे तो आप 2 बजे के बाद आएंगे, और मम्मा को मत बोलना ये बात कि मेरा ऑपरेशन मतलब पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगी और यहाँ तक भी नहीं आ पाएगी, इसीलिए। और हमेशा से सर मेरे रोल मॉडल तो वही थे
तो मैं उनको ये सारी बात बता चुकी थी। मैंने कहा पापा आप भी लेट आना और मेरी मम्मी को बोलना वो लेट आए मतलब। उन्होंने बोला मेरा बच्चा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी कर सकता है दुनिया में। मैंने कहा यस पापा, अब बस मैं ऑपरेशन करा लूँ उसके बाद अपन बात करेंगे। तो सर मैं उनका और मेरा वो कॉल ख़त्म होने के बाद मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद मेरे को ऐसे बेड पे सुला दिया। मेरी मम्मी आई तो मेरे कुछ टाइम क्या थोड़ा होश नहीं था, वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो जी। तो उन्होंने मेरे को देखा, मैंने मम्मा आप आ गई, मैंने ऐसे बोला सर मम्मा आप आ गई, आप परेशान नहीं होना, मैं ठीक हूँ अब। तो वो सारी बात हुई। बात होने के बाद सर 2017 की लाइफ ख़त्म हो गई। एक और कोई थे सर, उन्होंने हेल्प की, लेकिन हेल्प वो होता है ना सर कि किसी के हेल्प करने के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो उसी रीज़न के साथ हेल्प की तो सर वो सारी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। वो तो मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, बस इतना सा कहूँगी कि हेल्प करने के पीछे कोई ना कोई सबका, हर आदमी का मंसूबा अच्छा नहीं होता, हर आदमी इस नज़रिए से हेल्प नहीं करता। जी सर, बिल्कुल सही बात है। मैं ये मानती हूँ सर मेरी हॉस्पिटल में हेल्प की है, लेकिन वो हेल्प के नाम पे कुछ और ही था सर। कभी मौका लगा तो मैं इस बात को एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए इस दुनिया में जितनी भलमनसाई है लेकिन उसके साथ में दरिंदगी भी है। बिल्कुल ये वो चेहरा है जो इस समाज को दूषित करता है। निश्चित ही आज आप इस विषय पर लड़ रही हैं, आप महिला हिंसा को लेकर लड़ रही हैं, आप अहिंसा को लेकर लड़ रही हैं, आप जीव जंतु को लेकर लड़ रही हैं, निश्चित ही ग्रीनरी को लेकर आप, मतलब ये जो डायनेमिक पर्सनैलिटी बनी, इसके पीछे ये जो कारण है, मुझे अब थोड़ा सा शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि किस कारण आशा बन गई। आशा के अंदर ये जो उम्मीद की आशा है, ये जो जीतने की आशा है, ये बहुत लोगों के लिए स्तंभ है। ये बहुत लोगों के लिए निश्चित ही एक ऐसा मार्गदर्शन है कि जो लड़कियां आज अपने आप को असहाय समझती हैं, जो लोग अब सब कुछ होने के बाद भी आज लड़कियां अपने आप को कई जगह असहाय समझती हैं, निश्चित ही आशा ने वो अपना प्लेस स्थापित किया अपनी मेहनत के साथ और अपने पेनफुल लाइफ के साथ। तो फिर क्या हुआ आशा जी उसके बाद? सर 2017 में फिर मैंने ऑपरेशन करवा लिया। 2018 में वो कुछ गेम हुए थे रोहतक में, उसमें भी मेरा 2-3 नेशनल। अच्छा, फिर वो जो ऑपरेशन था उसकी आपकी जो रनिंग थी जी, उसमें सर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी सर इतनी मेंटली इतनी प्रिपेयर थी कि मेरी साथ दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाए सर। अक्सर लड़कियां, खासतौर पर महिलाओं के साथ जब कभी इस टाइप के सीजर से ऑपरेट होते हैं तो निश्चित ही उसके बाद उनका फिजिकल खराब होता है। 6 महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन 6 महीने सर मैंने बेड रेस्ट नहीं किया। 3 महीने मैंने बेड रेस्ट किया है। चीटिंग नहीं सर, वो उस टाइम पे माइंडली मेरा कंडीशन ही ऐसा हो गया था। ऑपरेशन के बाद मुझे अभी दुनिया से फाइट करना है। जो मैंने सपने देखे, जो एम्स है मेरे, उनको पूरा करना है। एम पूरा सर, मैं 6 महीने अगर बेड रेस्ट करती तो मान लो कि मेरा 1 साल खराब हो गया, लेकिन 3 महीने के बाद मैंने थोड़ा अपना रनिंग भी स्टार्ट कर दिया, सब कुछ स्टार्ट कर दिया सर। और स्टार्ट किया सर, मेरे इंदौर में एक फिजिकल फोर्स एकेडमी करके एकेडमी है, वहाँ मैं तैयारी भी की हूँ। उन्होंने भी सर मेरा काफ़ी सहयोग किया एकेडमी वालों ने, कि वो मुझे फ्री में कोचिंग देते थे सर। मैं MP पुलिस SI के लिए भी प्रिपरेशन करती थी, वो फ्री में कोचिंग देते थे। प्लस सर मेरा मतलब जो ग्राउंड में जैसे मैं प्रैक्टिस वगैरह भी करती थी, तो उन्होंने भी सर मेरा बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि जो मेरे सर एक बार उन्होंने तो मुझे शूज़ भी दिलवाए, क्योंकि मैं रनिंग करती थी सर, मेरे पास जूते तक नहीं होते थे, मैं नंगे पैर रनिंग करती थी जी। और मैंने जो स्कूल गेम खेले हैं सर, पूरे नंगे पैर खेले हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं 3 किलोमीटर वॉकिंग होता है। तो आशा नहीं, अब तो उम्मीदों की आशा हो, मतलब इतनी जो लोग हैं ना, वो निश्चित ही आशा तुमसे सीखेंगे। मेरा एक बार क्या 3 किलोमीटर वॉकिंग था सर, गर्मी का सीजन था। गर्मी में मतलब इतना गर्मी था सर कि मैं जब 3 किलोमीटर वॉकिंग कंप्लीट की थी ना, तो मेरे पाँव से खून निकल रहा था सर। जी, क्योंकि हर ग्राउंड सिंथेटिक नहीं होता। स्कूल जी, कोई भी ग्राउंड सिंथेटिक नहीं होता जी सर, इतना सब इजी नहीं जी होता। तो वो ग्राउंड क्या थोड़ा मट्टी का ग्राउंड था, तो छोटे छोटे कंकर घुसते रहे सर। वो आज भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, उसको मतलब मैंने याददाश्त के तौर पे ही रखा है कि उस दिन सर मेरे पाँव से खून निकल रहा था, फिर भी मेरा फर्स्ट मेडल लगा था। अरे वाह जी, मतलब आपका जुनून, आपका जज्बा आपके काम में कभी आड़े नहीं आया। और हर चीज सर मैं सिर्फ एक ही नजरिए से कोई परेशानी आड़े नहीं आई। नहीं सर, मैं सिर्फ सब चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखती थी। जब मेरी माँ सर 30-40 रुपए में पूरे दिन वहाँ काम करती, इतनी कड़ी धूप में सर, कि जिनके सर से पसीना बह रहा है, मतलब उनकी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, उसके बाद भी काम करने जाती थी। तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था सर। जो परिस्थितियाँ थी, विपरीत परिस्थितियाँ, मम्मी आपकी रोल मॉडल थी जी, और उन परिस्थितियों ने आपको इतना मजबूत सर। परिस्थितियाँ क्या, मतलब कंडीशन ही ऐसी थी कि बारिश जो होती थी ना,
पूरी बारिश का पानी मतलब घर में बहता था और सोने की जगह तक नहीं होती थी। पूरी रात भर बैठे रहते थे बरसात में सर। और अभी तक भी मतलब वही कंडीशन था। अभी मतलब मकान का काम चल रहा है, अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है। अभी कुछ प्रधानमंत्री आवास वगैरह आया है। अरे वाह जी, तो अभी घर का काम स्टार्ट है, वो भी कुछ भी नहीं सर, उसको भी मतलब वैसे लोन का चल रहा है अभी, लोन लेके। अच्छा, फिर मतलब आशा कैसे हुआ कि तुमने माउंटेनिंग की और कैसे ये चीज? जी सर, ये तुम्हारे ध्यान में? हाँ जी, देखिए एथलेटिक्स थी जी, एक ये तो विचार था कि कुछ यूनिक करना है जी। ये तार कैसे जुड़े? सर 2019 में बहन का शादी था। अच्छा जी जी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी बहन थी। हाँ निश्चित ही जी, तो मेरी माँ को भी कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए सर कि मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं फॉलो की। अच्छा, सिस्टर क्या उनकी क्या हॉबीज रही, क्या वो करती? सर हॉबीज क्या, उसकी पढ़ने में बिल्कुल हॉबी नहीं थी कि वो पढ़े या कुछ भी नहीं। बोलती थी मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, ऑटो चला लूंगी, वैसी बातें करती थी। तो जैसी परिस्थितियां थी उसके हिसाब से जी, वो बोलती थी मम्मी मैं आपको भूखे नहीं मरने दूंगी, ऑटो चला लूंगी। तो उसकी फिर भी उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया। तो उनका शादी था सर 2019 में। तो उस टाइम पे क्या मतलब शादी के दिन ही मतलब मुझे थोड़ा चोट लग गया था पाँव में। कोई और बाइक चला रहा था, तो क्या हुआ शादी खत्म होने के बाद वो कुछ सामान था तो हम लेने जा रहे थे बाहर सर, घर से मतलब 40 किलोमीटर दूर। रात का टाइम था 4 साढ़े 4 बजे का। तो उस टाइम पे क्या मतलब बाइक वाइक गिर गई थी, कोई और चला रहे थे, तो मेरे पाँव में बहुत चोट लगी थी। चोट इतनी लगी थी सर कि मतलब 4:30 बजे मतलब मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मेरे पाँव में टाँके लगे थे, इतनी लगी थी। तो हॉस्पिटल में थी, बहन का शादी भी हो गया था। तो बस मन में वही लग रहा था लाइफ में क्या करना है। गेम में भी सर इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। गेम में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा था सर क्योंकि ऑलरेडी मैं नेशनल खेल चुकी थी, कोई मतलब नहीं था। तो मतलब उसका कुछ ऐसा परिणाम नहीं मिल रहा था कि जो मुझे चाहिए सर। हाँ, मतलब कुछ इतना रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे जी। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो स्थिति है देश की, वास्तव में जो अच्छे एथलीटीज हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, निश्चित ही सरकार उस तरफ ध्यान देती तो है, लेकिन किस तरफ, कौन है वो लोग जो इस तरफ जिम्मेदारी जिनको रखना चाहिए लेकिन उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हैं। निश्चित ही जो लोग काम कर रहे हैं, जो एथलीटीज, खासतौर पर मैं उनकी बात नहीं करता, जो लोग अच्छे घरानों से हैं, जो कॉरपोरेट घरानों से हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े महलों में पले हैं, अगर वो लोग कुछ कीर्तिमान स्थापित करें तो भी बड़ी बात है देश के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात तब होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में इस देश के लिए कुछ कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और उस टाइम पे क्या सर, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं मिल रहा था, ना कोई मुझे एनजीओ सपोर्ट कर रहा था, ना कोई एकेडमीज, कुछ भी नहीं सर। मैं क्या करूं, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी अच्छी प्लेयर होने के बाद सर, गेम खेलने के लिए मेरे को खुद समझ में नहीं आता था कि कब कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं उनको मतलब बहुत कंपनी सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है उनका। जी, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी सर, मैं करूँ तो क्या करूँ। बहन का शादी अलग हो गया था, उधर पैसे का भी मतलब बड़ा प्रॉब्लम हो गया था शादी करने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि मैंने 2019 में मेरे पैर में चोट लग गई। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को गेम नहीं खेलना, कुछ और करना है लाइफ में, कुछ अलग करना है। तो अलग करने से सर, मेरे ज़िले में सर माउंटेनिंग आज भी कोई नहीं जानता, मैं आपको बता दूं। आज भी माउंटेनिंग कोई नहीं जानता है, जबकि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ। अच्छा, ये बड़ा एक बड़ा ऐसा होता होगा कि जैसे आप जिले में बोलते हैं माउंटेनिंग, तो उनको वो मुझसे पूछते हैं कि क्या उनका रिएक्शन क्या होता है? उनके लिए ये रिएक्शन होता है सर कि जैसे वो मुझसे पूछते हैं ये माउंटेनिंग होता क्या, पहली बात तो पीक होता क्या है। मैंने कहा ये पहाड़ होता है, उस पर चढ़ना पड़ता है। मतलब तो कहते होंगे गाँव में चढ़ लेते हैं। हाँ, वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं अपने आसपास तो पहाड़ नहीं, फिर भी तेरे दिमाग में पहाड़ का भूत कैसे आ गया कि पहाड़ मतलब चढ़ना क्या है। क्योंकि आसपास में अपने सर हिल एरिया नहीं है, बिल्कुल प्लेन एरिया है। तो मुझे बहुत सारी बार तो सर ऐसे ऐसे मिले, अरे तुझे यही कुछ करना था, कुछ और करती लाइफ में, नौकरी करती। नौकरी का भी बता दूं सर कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर, बहुत एफर्ट लगाई है। मेरा सर 2 सेंटीमीटर हाइट कम है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अपने एमपी पुलिस का हाइट था सर वो 158 सेंटीमीटर है, और अदर जॉब का हाइट सर वो 155 सेंटीमीटर, ये डिफेंस में। और आप जानते हैं सर कि डिफेंस में मेरे को 3-4 बार रिजेक्ट कर चुके थे। 3-4 बार मेरे को हाइट में निकाल दिया था सर बाहर। एक बार तो दिल्ली पुलिस में निकाला था फर्स्ट टाइम सर। ग्वालियर में मेरा हो रहा था फिजिकल, मेरा रनिंग अच्छा था सर। मेरा रनिंग सर 1600 मीटर था मेरा 4:40 में, 4 मिनट 40 सेकंड में मैं 1600 मीटर दौड़ती थी सर। 4:40 में 1600 मीटर सर। और मैंने वो ग्वालियर में की थी सर वो रनिंग। मेरा आज भी सर जो लॉन्ग जंप होता है
लॉन्ग जंप है सर कम से कम मेरा 14-15 फीट, 15 फीट तो मैं आज भी कूद जाती हूँ। 15 फीट सर। बहुत शानदार जी। और हाई जंप पे मेरा 4 फुट से 132 के समथिंग 4 फीट इतना मैं कूदती हूँ। सब मेरा सब कुछ हो गया। उसके बाद हाइट मेजर करने का नंबर आया तो मेरे को हाइट में सर मुझे पता था कि मतलब मेरा हाइट ऑलरेडी कम है, तो वहाँ पर मतलब मुझे लगा था 1-1.5 सेंटीमीटर होगा चल जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे को तुरंत बाहर कर दिया सर। उन्होंने मेरे को बहुत बताया भी आप यहाँ के लिए नहीं बने, वहाँ के लिए नहीं बने सर, लेकिन वो था ना एक बार जॉब लग जाए, बस जॉब लग जाए। फिर उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई सर कि मैं रियल में वहाँ के लिए नहीं बनी थी, कोई पुलिस बन के कुछ मतलब सर मुझे नहीं लगता। वहाँ से आपको एक टर्न मिला कि एक्चुअल में वो जगह आपके लिए वो जगह मेरे लिए नहीं है। उसके बाद मैं आई सर तो मैंने सोचा कि मैं एसआई के लिए ट्राई करती हूँ, तो एसआई के लिए कुछ दिन तक वैकेंसी नहीं आई, बहुत दिन तक वैकेंसी नहीं आई। एमपी पुलिस का तो मुझे नहीं लगता अभी तक वैकेंसी आए बहुत दिन से। फिर उसके साथ मुझे लगा कुछ और करना है लाइफ में, तो माउंटेनिंग सर मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत समझा। उसके बाद मैंने सोचा मुझे पहाड़ चढ़ना है, क्योंकि पहाड़ जी, क्योंकि मेरे जिले में कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है कि जिला मतलब पूरा जिला ये कहेगी यार वो काम करती है। मतलब आशाओं का पहाड़ आशा के आगे जी, ठीक है। क्योंकि मेरे जिले में कोई जानता नहीं था सर, पहली बात तो। उसके बाद दूसरी बात कि गांव के वो गांव में होता है ना सर, अरे पहाड़ अपने यहाँ तो पहाड़ है नहीं, फिर भी पहाड़ चढ़ गई लड़की, वो होता है। तो फिर मैंने माउंटेनिंग चुना, तो माउंटेन फर्स्ट में मैंने सर तेंजिंग खान माउंटेन सबमिट किया, जिसका हाइट था 19,545 फीट। फर्स्ट टाइम वो सबमिट किया था। प्रॉब्लम्स इतनी सर कि ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग हुई थी सर 19 में किया था, 19 मतलब 2019 में किया है। हाँ, आज से 3 साल पहले, 2-3 साल। 95 में सर मेरा 98 का बर्थ है। मेरा 95 में फर्स्ट सबमिट जो था जी मेरा माउंटेनिंग का जी सारपास जी सर, सारपास मतलब 13,000 जी है जी। फिर उसके चंद्रखानी पास रहा जी, वो 18,000 जी। तो ऐसे मैंने 2 माउंटेन जी, मैं भी सर 2 माउंटेन कर चुकी हूँ जी। फर्स्ट मैंने तेंजिंग खान किया था जिसका हाइट 19,545 फीट था। उसमें भी सर इतनी प्रॉब्लम्स की, वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो पीछे कम से कम 20-22-23 kg वेट होता है सर। वेट लेके बहुत जी, वेट लेके जाना पड़ता है खुद का, बहुत सारा कई सामान होता है जो ज़रूरत का सामान होता है, वो सारा सामान। तो फर्स्ट दिन तो ये लगा यार कहाँ फंस गए, मतलब 2-4 दिन तो वैसे ही लगा सर, मतलब कोई देखता नहीं था तो अकेले में रोना भी आता था कि यार मतलब कहाँ गए। लेकिन सर वो सब चीज़ों के साथ ही मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती थी सिर्फ कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी माँ के लिए जब वो पूरे दिन इतनी धूप में काम करती है तो उनके लिए कितनी मुश्किल होता होगा। मेरे लिए आज के टाइम पे मैं बताऊं सर तो मेरे लिए दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मेरा ड्रीम है सर कि मैं माउंटेन जो 7 माउंटेन वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन है मैं उसको भी फतेह करना चाहती हूँ सर। बहुत शानदार। और मैं करके भी दिखाऊंगी, बहुत जल्दी फतेह करूंगी सर। बहुत शानदार। अरुणिमा सिन्हा जी जो जी बिल्कुल सर, निश्चित ही वो इस मामले में रोल मॉडल है जी सर, और बहुत ही मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं जी। और निश्चित ही वो बहुत एक सफल माउंटेन है जी, क्योंकि इतनी अच्छी माउंटेनर हैं कि उन्होंने अभी 5 समिट्स 7 समिट्स पूरे किए जी सर, और निश्चित ही पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं। मतलब उन्होंने कीर्तिमान ऐसे ही एक चुनौती के साथ शुरू जी सर। मैं चाहती सर तो मेरे जब तबीयत खराब हुई थी, मैंने जब ऑपरेशन करवाया था तभी मैं हार मान लेती क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं था। बिल्कुल। सिर्फ ये लगना अरे कुछ नहीं, बस खत्म करो लाइफ में, आगे बढ़ो, बस कुछ लाइफ सेटल करो बस। लेकिन सर नहीं, अगर मैं वहाँ मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ऑपरेशन करवाया था तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरे को आगे बढ़ना है लाइफ। और मैंने इसी थॉट के साथ किया था सर कि बस अब यहाँ से निकलने के बाद मेरे को कुछ अलग ही लाइफ बनानी है। जब आप माउंटेनिंग पे गए जी, उस समय पे निश्चित ही एक टास्क होते हैं जी सर। फिजिकल आपका अच्छा था, बिल्कुल। फिजिकल के साथ आपकी मेहनत तो थी जी। तो जब आपने माउंटेनिंग का चुना होगा जी, तो उस समय पे लगभग कुछ खर्चे भी रहे होंगे। हाँ जी। वो चीज़ें कैसे मैनेज? वो खर्चे क्या है ना सर कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें मतलब वो पैसे वहीं से मतलब मिलते हैं। अच्छा, मतलब वो आपको अगर वो इंस्टीट्यूशनल जी 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 जी, हम 38 लोगों के समथिंग गए थे, लेकिन सिर्फ ऊपर 6 लोग गए थे जी। लास्ट समिट में 6 लोग गए थे, सबसे पहले मैं गई थी सर। बहुत शानदार जी। अच्छा, क्या अनुभव है? क्योंकि मेरे को पता है कि माउंटेनिंग में इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत अनुभव आपके सामने आते हैं, मतलब वो आप मतलब मेरे लिए तो स्वर्ग है जी, क्योंकि निश्चित ही वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आप पूरी दुनिया में नहीं देख सकते जी सर। कोई एक ऐसा अनुभव जो वहाँ आपको जैसा वाक्य रहा हो जो बहुत जबरदस्त हो? बिल्कुल सर, मैं माउंटेन जैसे मैं तेंजिंग खान माउंटेन गई थी, मेरे सामने कंचनजंगा भी था, फोक 1 फोक 2 फोक 3 माउंटेन भी थे, तो उनको मैंने देखा सर तो ऑटोमेटिक ब्लैक हो चुके हैं नीचे से। अच्छा जी।
तो मेरे जो साथ थे सर, जो मेरे सीनियर लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ ये, जो बहुत पहले से माउंटेनिंग कर रहे हैं उनसे मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि ये क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है, पेड़ पौधे इतने कट रहे हैं, ऑटोमेटिक दिन पे दिन इतनी सारी समस्याएं हो रही है, उसका कहीं ना कहीं असर मेरे को वहाँ देखने को मिला सर। अच्छा, अब समझ में आया कि ये जो आशा की आशा है जी, जो ग्रीनरी को लेकर आप काम जी कर जी रहे जी हैं, जी ये चीज वहाँ पैदा हुई। जी सर, वहीं से सर 2019 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसे कुछ चलता रहा और अगर ऐसे वहाँ का स्नो खत्म होता रहा और यहाँ टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारी ज़िंदगी का भी हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे सर। इसीलिए मैंने तभी डिसाइड किया कि मेरे को पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधे के लिए भी कुछ करना है। अच्छा। तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ आने लगी, करना तो है सर लेकिन करना कैसे है। हाँ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मेरे को साइकिलिंग से करना है। अच्छा, फिर मतलब जब अपन माउंटेनिंग पे थे वहाँ पे आपका ये एक्सपीरियंस रहा, जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे आपके साथी होंगे जी, वहाँ पे और कुछ ऐसी कोई बात जो आप लोग के साथ शेयर करें, कुछ गुजराने वाली या कुछ ऐसी जो लोग को इंस्पायर कर सके? जी सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं, जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ की, जैसे बिल्कुल सुबह सुबह वो ठंडा पानी वगैरह सब कुछ, तो वो एक समस्या नहीं सर, एक चुनौती थी। हाँ, सारी समस्याएं नहीं, सब चुनौती थी। चुनौती थी जो अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, जो मान लिया कि समस्या है, समझ लो सर कि वो लाइफ में आगे बढ़ने में सबसे मतलब उसका नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में वहीं से चलने लग जाएगा जी। वो जो सोच लिया कि यार ये समस्या नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, आगे जाके देखेंगे होता क्या है। तो मैंने ये सोचा सर कि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, जो लाइफ है मेरी इतनी लंबी लाइफ है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सर। जो मेरी घर की समस्या थी उसके सामने तो बिल्कुल जीरो है। मैं एक पहाड़ नहीं सर, हजारों पहाड़ चढ़ सकती हूँ। एक पहाड़ नहीं, मैं हजारों पहाड़ चढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ था ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस कर चुकी थी कि मुझे ये लगने लगा था सर कि मुझे मतलब प्रॉब्लम्स में ही देना अच्छा लगता था हर टाइम। हाँ, वो जब चुनौतियाँ आती हैं तो फिर आप एक तरीके से तैयार हो जाते हैं जी, आप उसी के लिए तैयार जी। मैं सर को जब माउंटेन फर्स्ट में गई थी तो मैंने ये बोला था, सर मेरे को माउंटेन सबमिट करके ही जाना है। तो मेरे से पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा सर जो लाइफ में मैंने देखा है ना वो शायद कोई नहीं देख पाएगा, और ना मैं चाहती हूँ सर कि ऐसी किसी की लाइफ हो कि किसी को मांग के खाना पड़े, अगर बारिश हो तो पूरे टाइम मतलब बैठना पड़े सर, ऐसे कि मतलब कब बारिश ख़त्म हो जाएगी, कब बारिश ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक सो रहे हैं सर तो ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा, वो कवेलू से मतलब, तो सारी प्रॉब्लम सर मैंने सर को बोल दिया सर मेरे को माउंटेनिंग करके मतलब इसको क्लाइंब करके ही जाना है। तो उन्हें बोला देखते हैं बेटा क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत लंबा ट्रैक है। तो मैंने 7-8 दिन सर डेली मतलब मेरा कम से कम 20-22 किलोमीटर का डेली ट्रैक होता था एक दिन का, तो डेली हम करते थे, सबसे आगे रहते थे सर। मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे को सबसे आगे रहना है। पूरे माउंटेनिंग कोर्स में सर मैं सबसे आगे रही हूँ और मेरे को वहाँ मतलब बेस्ट का अवार्ड भी मिला है सर। बहुत शानदार, वही एक चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी और जिसके कारण आपको और आगे। और आज मैंने सर उसी चीज़ को देख के फिर सेकंड माउंटेन मैंने बिसराई माउंटेन किया है। बिसराई माउंटेन का हाइट लगभग 20,500 फीट है। उसके साथ ही सर मैंने सेकंड में भी वही सारी प्रॉब्लम्स देखी, फिर मैंने एक साइकिल वाला प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। आज मैं सर पेड़ बचाओ पौधे लगाओ जल संरक्षण जीवन सुरक्षित इस उद्देश्य को लेके संपूर्ण भारत जागरूकता साइकिल यात्रा करने वाली, क्योंकि उस टाइम सर जब मैं 6-7 क्लास में पैदल स्कूल गई तभी मेरे दिमाग में आ गया कि आज मेरे पास साइकिल ही नहीं है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक साइकिल से पूरा भारत भ्रमण कर सकती हूँ। बहुत शानदार, मतलब उस समय से आपके दिमाग में साइकिलिंग का साइकिल तो सर तब से मेरे को, और उसमें विजन जुड़ा जब आप माउंटेन पे गए, निश्चित ही सेफ ग्रीन को लेकर आपने सोचा, सेफ ग्रीन आपका विषय बन गया है ना। तो अच्छा, क्या उसके बाद जब आप माउंटेनिंग करके आए उसके बाद क्या सब कुछ थोड़ा चेंज हुआ? हाँ सर, सब कुछ ये चेंज हुआ मेरी लाइफ में कि यार मैं जहाँ जाती थी मतलब मेरा पेपर में आता था, टीवी में आता, थोड़ा 2-4 न्यूज़ चैनल पे भी चला, तो मैं जहाँ जाती थी बोलते आशा मालवी, पूरे जिले में मतलब आशा मालवी, कोई प्रोग्राम होता था तो आशा मालवी जी को बुलाओ। तो मैं जाती थी वहाँ मतलब लोगों से मिलती थी, बात करती थी, तो मेरे को अच्छा लगता था। मतलब मेरे घर पे जब ये बोलते थे कि आपकी लड़की तो आज पेपर में आई थी, टीवी में आई थी, तो निश्चित ही मैं आप सबको बता दूं कि मैं आशा से एक्चुअल में आशा के संभाग में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक स्टेज का प्रोग्राम था, हम लोग सब वहीं थे, हमारे सारी मित्र मंडली और हम लोग सब थे, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम्स में कंटिन्यू हम जाते हैं देश विदेश में। वहाँ पर हमें आशा से मुलाकात हुई जी सर, निश्चित ही, और वहाँ पर आदरणीय
सांसद साहब थे, जी जी जी, विधायक जी थे, उन्होंने जी। आपका सम्मान किया जी सर। और निश्चित ही वो मोमेंट उस दिन बना क्या है, जी। एक स्लैब है अपनी उसके जगह। साथ ही सर मेरे को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था, भलाई नारी सशक्तिकरण को लेके। तो उस प्रोग्राम में दिया कुमारी जी, जो राजकुमारी जी हैं जयपुर की, यस यस, तो वो भी आदरणीय मौजूद थे वहाँ अरे पर। वाह। वहाँ के सांसद साहब जो बोरास जी हैं वो भी मौजूद थे। वहाँ के अच्छे अच्छे लोग सर वहाँ मौजूद थे, वहाँ की मेयर मौजूद थे। तो इन सब लोगों ने सर मुझे बलई गौरव रत्न अवार्ड भी दे दिया है। बहुत शानदार। जी। तो ऐसे कौन से कीर्तिमान और सम्मान जो अभी तक आप? जी सर, मेरे को बलाई गौरव रत्न अवार्ड मिला है। उसके साथ सर मेरे को राष्ट्रीय रत्न अवार्ड भी मिला है, जो प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी, सॉरी सर वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे राष्ट्रीय रत्न अवार्ड मिला है, बलाई गौरव रत्न अवार्ड मिला है। इसके वहाँ पर सर माननीय श्री बाबूलाल जी बछेर साहब जो पूर्व विधायक हैं, जी जी जी, उन्होंने सर मुझे ये अवार्ड दिया है वहाँ अच्छा, बहुत शानदार। जी, उनको भी मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर किसी को आगे बढ़ रहे ना सर, तो हमेशा वो, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आगे बढ़ने में सबका सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ आशा जी, और सबसे जो खूबसूरत बात है आपकी, जी, मतलब निश्चित ही आपकी खूबसूरती आपका स्वभाव है। जी, मतलब जो लोग आपको अंदर से नहीं जानते, जी, शायद अगर ऊपर से वो आपको सिर्फ देखेंगे तो एक एथेलिटीज है, एक टिपिकल लड़की है, जी, लेकिन जब आपसे लोग मिलेंगे, जब आपसे लोग मिलते हैं, जी, निश्चित ही इतना सरल स्वभाव है आपका कि आप सब कुछ बड़ा एग्जैक्ट, सबको पचा लेती हैं, सबको बड़ा आसानी से डाइजेस्ट कर लेती हैं। सर सबसे बड़ी बात तो देखिए ना कि हम कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इंसान हैं। जी, आप चाहे जो भी हो सर, जितने भी बड़े लेवल पर, हाँ, वो पर काम है, फर्स्ट प्योरिटी वो काम। हम एक इंसान है, तो हमारे अंदर एक इंसानियत होना चाहिए। आपके स्वभाव से ही आपके आगे के बारे में पता चलता है कि बिल्कुल। आप क्या कैसे है। करेंगे, क्या जी, जी जी, बिल्कुल। मैं कोई भी हो सर, मेरे से कोई बच्चा भी हो ना, तो मैं इतने अच्छे से बात करती हूँ, उसको वो खुश हो जाता है। हाँ, मैंने देखा कि जी। आप बच्चों में बच्चे हो जाते हैं, जी। बड़ों के साथ वैसे हो जाते हैं। जी, उसके साथ ही सर मेरे को राष्ट्रीय रत्न अवार्ड भी मिला था। राष्ट्रीय रत्न अवार्ड के साथ अभी कुछ दिन पहले सर 10/5/2022 में ही मेरा OMG बुक में बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बन चुका है, जो देश की बड़ी चौथी बुक है, सबसे बड़ी। उनके फाउंडर है प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। बिल्कुल। जी, और ये जो सारे अवार्ड्स हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। निश्चित ही ये सब बहुत छोटी सी उम्र में अभी जी आपकी, सर। जैसा कि मैं देखता हूँ, एक मतलब टीनेजर तो नहीं है, जी। लेकिन एक्चुअल में अब आप एक यंगस्टर हैं, जी। आप इतनी यंग हैं कि आज आपके सारे जो काम हैं, सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में आपने खिताब पाए हैं। अच्छा, इस दौरान जो कॉलेज की शिक्षा हुई जी। और अब जो चेंज आया उसके बाद, जी। इसमें क्या नया चेंज है? कॉलेज में सर मैंने भोज यूनिवर्सिटी से मतलब अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया। ग्रेजुएशन वगैरह के साथ ही सर अवार्ड वगैरह तो मेरा चलता रहा है, होता रहा है। कंटिन्यू जी, कंटिन्यू मिलता रहा है, मेरे को कोई ना कोई अवार्ड मिल ही जाता है। अब तो सर सिर्फ एक ही मैं कुछ ऐसे काम करना चाहती हूँ जो रियल में नारी सशक्तिकरण को लेके, मतलब एक एग्जाम्पल बनूँ उनके सामने। हाँ। और जिस दिन मुझे सर अगर अच्छा लगेगा तो उसी दिन लगेगा जब राष्ट्रपति अवार्ड मुझे दिया जाएगा। मेरा वही ड्रीम है सर। राष्ट्रपति अवार्ड तो निश्चित ही आपके लिए बहुत जी छोटी सर। चीज़ है। मदर टेरेसा की तरह एक नोबेल पुरस्कार भी आपको मिले तो हम देखिए कि जो महिलाएं हैं, आप उनके लिए निश्चित ही एक रोल मॉडल हैं, जी, क्योंकि आपने जिन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाला है, अपने परिवार को संभाला है, और उसके साथ जो आपने आज कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो वास्तव में आज जो युवा तरुणाई है, जो बहनें हमें सुन रही हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूँगा कि आप आशा जी के साथ जुड़ें, और निश्चित ही आज उनके साथ जुड़कर आज उनको मैटर ये नहीं है कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, मैं कई बार मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग जो सिर्फ कपड़े उतार कर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, या वो लोग जो वास्तव में कपड़े की चाहत में मेहनत करके अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। एक वो आदमी होता है, मैं हमेशा बात करता हूँ, एक वो वर्ग होता है जो कपड़े इसलिए कम पहनता है जिसके पास है नहीं। जी, मेरी बेटी है, और वो एक्चुअल में जब उसे छोटे कपड़े में दिलाता हूँ जी, तो एक दिन वो मेरे से सवाल करती है। जी, तो मेरे से एक्चुअल में उसने मेरे से एक गरीब को देख के उसने मुझसे पूछा कि इसके पास कपड़े क्यों नहीं, तो मैंने ऐसे ही उससे उत्तर दे दिया कि बेटा उनके पापा उनको दिलाते नहीं, उनके पास पैसे नहीं हैं, शायद इसलिए वो लोग बेटा कपड़े ऐसे कम पहनते हैं। फिर लेकिन एक बार जब मैंने उसको बोला कि शॉर्ट कुछ ड्रेसेस थे मुझे पसंद आए, मैंने कहा कि बेटा ये पहन लो, अच्छे लगोगे, तो उसने मुझे जब आपने ये कहा
कि पापा, वो गुस्सा हो गई, खड़ा के बोली कि बोले एक्चुअल में मेरे पापा के पास तो पैसे हैं ना, मुझे क्यों कम करनी है। तो वो एक्चुअल में तब मुझे इस बात को तब मुझे समझ में आया हम कैसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी वहाँ पे कैसी मानसिकता है, लोग कैसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं कि एक तरफ तो लोग मतलब इसलिए मतलब कमा रहे हैं और पैसे को कपड़े उतार रहे हैं, बिल्कुल, और एक वर्ग वो है जो वास्तव में मेहनत करके कपड़े पहनने के लिए काम कर रहा है। तो आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। ये देश है, विविधताओं का देश है। इस देश की सबसे बड़ी खास बात है कि हर टाइप का आदमी, सारे लोग हैं, सारे रंग हैं, लेकिन आप क्या चुनते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सर। तो आशा जी, निश्चित ही आप इस जगह एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि जो लोग आज इस चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से लोग यहाँ जुड़कर इसको देख रहे हैं, मैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका रोल मॉडल कौन होना चाहिए, सवाल आपके लिए, और निश्चित ही आप चुने। आशा जी, फिर क्या आपकी अभी जो प्लानिंग्स हैं, अभी मेरी प्लान क्या आप क्या प्लान कर रहे हैं? अगला टारगेट सर मेरा ये है कि मैं संपूर्ण भारत साइकिल जागरूकता साइकिल यात्रा करूं। संपूर्ण भारत? यस सर, संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत इसलिए करना चाहती हूं सर कि एक देश की एक महिला सर वो कर सकती है जो देश के अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। अच्छे से मतलब सर कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि महिला हमेशा कमज़ोर होती है, महिला कभी किसी से कमज़ोर नहीं होती सर, वो इतनी मजबूत होती है। सिर्फ सर हम क्या हैं, हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी तो लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आप एक महिला है या क्या। मैं अक्सर बात में कहता हूँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे तो जो महिला बाहर आ गई निश्चित ही वो कुछ कर सकती है। तो संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण कैपिटल्स में आप जाने वाले हैं। मेरा पेड़ बचाओ पौधे लगाओ जल संरक्षण जीवन सुरक्षित, इस उद्देश्य को लेके सर मुझे पूरे भारत में यात्रा करनी है। प्लस 28 कैपिटल मेरा मोस्ट टारगेट है कि मैं 28 कैपिटल में जाऊँ। 28 कैपिटल के कुछ जिलों में भी जा रही हूँ मैं। उसके साथ ही सर मैं वहाँ प्लांटेशन वगैरह भी करूँगी, क्योंकि जहाँ से आप गुजरेंगे प्लांटेशन। जी 1.5 लाख पौधे मुझे लगाना है, क्योंकि सर आजकल जैसे मान लीजिए कि वन हो गया, हरे भरे पेड़ हो गए, उनके साथ हम कितनी बड़ी अहिंसा कर रहे हैं सर कि हम उनको काट देते हैं, जबकि हमें वो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवित ही वो रखते हैं सर। उसके बाद भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए हम उनको काटते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ सर कि ऐसा ना हो, क्योंकि आज जो समस्याएं हो रही है, जैसे मैंने माउंटेन पे जो समस्याएं फेस की है सर, उसका कहीं ना कहीं रीजन आज पेड़ पौधे ही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही वर्षों में सर हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, हमारे जीने के लिए अगर हमें जीना है सर तो हमें एक पौधा लगाना है, उसको बड़ा करना है। पूरा देश, पूरी दुनिया अगर ऐसा करेगी ना सर, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कर पाएंगे। हम लोग 125 करोड़ लोग जी सर यदि इस बात का मन बना लें जी, तो निश्चित ही हम पूरे एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। जी सर, एनवायरनमेंट से उसको बचा सकते हैं। जी बहुत शानदार। देखिए, अहिंसा को लेकर काम कर रही, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट सेव को लेकर काम कर रही एक ऐसी जुझारू लड़की, एक ऐसी जुझारू महिला जो कि आज आपके साथ में महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। मैं जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ सर। और निश्चित ही आपके साथ रेगुलर कनेक्ट रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अंतिम इस दौर में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने दर्शकों से कहें। जी सर, मैं ये कहूँगी जो बीड़ा मैंने उठाया है, सबसे पहली बात तो मुझे उसमें सभी का सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। तो मुझे सभी सहयोग करे, चाहे सर वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे एक देश का एक नागरिक हो। उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है सर, निवेदन है कि वो मेरा जो काम मैं कर रही हूँ, जो बीड़ा मैंने उठाया, उसको पूरा करने के लिए मेरे हर प्रकार से सहयोग करें, और इस कार्य को, जिस कार्य को मैं कर रही हूँ वो भी करें सर। क्योंकि जैसे एक माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं सर, जैसे मेरे बच्चों को ये करना है, वो करना, बाद में शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठा करना है, उसी तरह सर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे बच्चों के जैसी, तो हमें उनको बचाने के लिए ये कार्य करना ही पड़ेगा। और ज़िंदगी में जो भी हो जाए सर, वो बोलते हैं ना, डर कर नौका कभी पार नहीं होती, उसी तरह ज़िंदगी भी सर उसी तरह की है। हमें ना किसी चीज़ का डर होना चाहिए, ना किसी समस्या से हमें हारना चाहिए, सिर्फ हमें लगे रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए सर। वो बोलते कभी कभी किस्मत साथ देती, किस्मत साथ नहीं देती सर, आपकी मेहनत साथ देती है आपका। बिल्कुल, कर्म सर जी सर, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो आप कभी हार ही नहीं सकते। और मैं सर अब ऐसी मतलब बन चुकी हूँ, ना मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी समस्या से मैं डरती हूँ, चाहे ज़िंदगी में मेरे सामने कितनी बड़ी चुनौती आके खड़ी हो जाए। आज मुझे बोल दे आशा तुम्हें कल ही माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, जैसे आज ही मुझे बोल दिया जाए सर कल मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है,
मैं उसके लिए आज ही लग जाऊंगी, हाँ ठीक है मुझे फतेह करना है, क्योंकि मेरे सामने सर चुनौतियों की मतलब कोई वैल्यू नहीं बची। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हम वो कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हम वो कर सकते हैं सर जो कोई नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं अपने दर्शकों के साथ आपसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि आप फिर से हमारे स्टूडियो में आएँ और इसी तरीके से खिलते हुए मुस्कुराते हुए आपके इस कारवा को आगे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आपको मिलवाया एक खास सेलिब्रिटी, एक ऐसे मेहमान से जो कि वास्तव में अपनी जगह एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। आज चाहिए समाज को एक सही दिशा में परिवर्तन की, यूथ ही है जो इस बात को कर सकता है। तो निश्चित ही आप साथ दीजिए। अभी बस कुछ ही दिनों में आशा जी आपके शहरों तक, आपके घरों तक, आपकी कस्बे तक, हो सकता है आपके ज़िले तक, आपके नगर तक साइकिल के साथ यात्रा करके आप तक पहुँचे। तो तैयार हो जाइए उन्हें गले लगाने के लिए, तैयार हो जाइए उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। जैसे भी हो सके हम उनके साथ मिलकर एक पेड़ लगाएं और उनकी इस यात्रा में सम्मिलित हों। जी हाँ दोस्तों, ये एक सद्भाव की यात्रा है, ये सेव इन्वायरमेंट की यात्रा है, ये अहिंसा का महोत्सव है। आइए इस अहिंसा महोत्सव में हम साथ मिलकर एक साथ काम करें और इनके साथ सहयोग करें। मैं आपसे आशा करता हूं और आशा ही उम्मीद करता हूं कि इस पूरे इन्वायरमेंट सेव प्रोग्राम में आप हमारे साथ बढ़कर चढ़कर सहयोग करेंगे। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन होकर अपनी संवेदनाएं, अपनी आशाएं, अपनी भावनाएं आशा जी तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।